नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं 70 का संग्राम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर और 70 का संग्राम के आगाज आज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, आगामी 3 दिसंबर को देहरादून पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, तो देहरादून में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आगामी 3 दिसंबर के प्रधानमंत्री के दौरा उत्तराखंड में फाइनल। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 दिसंबर को देहरादून में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो चुनावी दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का महत्वपूर्ण दौरा फाइनल हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पीएम मोदी की कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए सीधा रुख करेंगे। सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे, पीएम मोदी का दौरा तय हो गया है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल रवि, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देहरादून का दौरा बिल्कुल तय हो गया है और आगामी 3 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, और जिसके चलते लगातार ऐसा संशय पैदा हो रहा था कि आखिरकार कब अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे फाइनल होंगे। लेकिन अभी आगामी 3 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचेंगे, एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके अलावा पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं के साथ में चुनावी दृष्टिकोण से बातचीत भी करेंगे और एक बड़ा मंथन चुनावी रणनीति को लेकर, चुनावी एजेंडे को लेकर प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो ये जरूर माना जाए कि महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी 3 दिसंबर का उत्तराखंड में फाइनल हो चुका है। महत्वपूर्ण दौरा रहेगा प्रधानमंत्री मोदी का। आगामी 3 दिसंबर को देहरादून आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, देहरादून पहुंचे भाजपा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम आवास पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ कर रहे हैं बैठक। तो भाजपा कार्यालय पर हो रही अहम बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर किया जा रहा मंथन। बड़ी खबर इस वक्त की, देहरादून पहुंचे भाजपा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सीएम आवास पर पदाधिकारियों के साथ बैठक। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे। सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, भाजपा कार्यालय पर अहम बैठक क्या शुरू हो गई है, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल अभी देखिए, भाजपा प्रदेश कार्यालय पर ये अहम बैठक शुरू हो गई है। इससे पहले प्रहलाद जोशी की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई थी, जो उसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। लोकेट चटर्जी जिसमें मौजूद रही हैं। प्रदेश प्रभारी जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं प्रहलाद जोशी, वो सीधे दुर्गा एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। वहां पर कई विषयों पर मंथन किया गया। इसमें खास बात रही है कि सरकार के पिछले दौरान के जो कामकाज रहे हैं उनको किस तरह से कार्यकर्ताओं ने आगे पहुंचाया, उस पर मंथन किया गया है। इसके साथ साथ ही अब आगे के किस तरह के कार्यक्रम भाजपा के रहने वाले हैं, उन सभी चीजों को इसमें विचार विमर्श किया गया है। उसके बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय पर एक बैठक शुरू हो गई है, जो चुनाव अभियान समिति की बैठक है। इसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। इसमें आगामी एजेंडे पर मंथन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी फाइनल हो चुका है। तमाम चीजों को लेकर किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी, उसी को लेकर लगी ये सब चीजें तैयार की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, आप नजर बनाकर रखें बैठक पर। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सहयोगी पंकज, हमें अपडेट दे रहे थे कि बैठक चल रही है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में भाजपा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी देहरादून पहुंच चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा मंथन कर रही है। कल भी भाजपा प्रदेश कार्यालय पर बैठकों का दौर रहेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चुनाव के लिए गठित की गई भाजपा की 33 कमेटियों की बैठक होगी, जो चुनाव के मद्देनजर भाजपा की तरफ से गठित की गई। हम लोगों ने 5 अभियोग सट्टे में पंजीकृत किए, जिसमें हम लोगों ने जो है 12,000 के लगभग कैश भी बरामद किया और आगे भी इसमें लगातार कार्रवाई करी जा रही है। चलिए, बात अब देवस्थानम बोर्ड की। तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद अब भाजपा सरकार के ऊपर काफी दबाव, इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार देवस्थानम बोर्ड को जल्द ही रद्द करने का ऐलान भी कर सकती है। उधर तीर्थ पुरोहित भी सरकार के फैसले के खिलाफ लगातार विरोध जता रहे हैं। मंगलवार को पुरोहितों ने देहरादून में मंत्रियों के आवास के बाहर प्रदर्शन किया था और इसके साथ ही तीर्थ पुरोहित 27 नवंबर को राजधानी देहरादून में बड़े आंदोलन की तैयारी में है। इस बीच खबर यह भी है कि सरकार पर दबाव इतना बढ़ गया है कि सरकार किसी भी क्षण देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने का ऐलान कर सकती है।
और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, किसी भी क्षण बताया जा रहा है देवस्थानम बोर्ड को लेकर फैसला लिया जा सकता है और उसका ऐलान कर सकती है सरकार, क्या जानकारी मिल रही है? अभी देखिए, ये तो एबीपी गंगा के पास पुख्ता जानकारी है कि ये जो देवस्थानम बोर्ड है जिसके खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का सालों से एक धरना प्रदर्शन विरोध ये सब चल रहा है, तो ये भंग होने वाला है, ये कानून निरस्त होने वाला है। ये एबीपी गंगा को जो बहुत भरोसेमंद सूत्र हैं उन्होंने बताया है कि अगले 2-3-4 दिन में इसकी प्रक्रिया को पूरा करके इसका एक नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। लेकिन किसी भी, चूंकि अब ये कानून है और देवस्थानम बोर्ड का जो एक्ट था वो विधानसभा में पारित हुआ था, तो किसी भी एक्ट का निरसन करने के लिए विधानसभा में ही जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इसी विधानसभा में जो सत्र अभी जो संभावित है उसी में इस एक्ट को निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर सरकार चाहेगी तो उससे पहले भी एक नोटिफिकेशन जारी करके या एक अध्यादेश लाकर या दूसरे और जो माध्यम हो सकते हैं सरकार के पास, एक आदेश जारी, एक राजाज्ञा जारी होगी कि और इस देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा और इस फैसले को विधानसभा में पारित करवा लिया जाएगा, ताकि कोई ऐसा लकुना ना छूट जाए, कोई ऐसा इलीगल काम ना हो जाए जिससे विधानसभा और सदन और तमाम संवैधानिक जो अड़चने हैं वो पैदा हो जाए। तो ये तो एक पुख्ता जानकारी है कि ये भंग होने जा रहा है, ये कानून खत्म होने जा रहा है, लेकिन ये 2-4 दिन में इसी डायरेक्शन में सरकार बढ़ रही है। चूंकि तीर्थ पुरोहित लगातार आंदोलनरत है और उन्होंने अगले दिनों में एक बहुत बड़ी सभा या बहुत बड़ा एक धरना प्रदर्शन करने की भी एक तैयारी कर ली है, उन्होंने एक घोषणा भी कर दी है। तो सरकार चूंकि चुनाव से पहले है और दबाव में भी है, तो तीर्थ पुरोहितों के लिए भी एक सुनहरा अवसर है और कांग्रेस भी इसे मुद्दा बनाए हुए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार इस बोर्ड को भंग नहीं करती तो ये कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिया है कि जैसे ही सरकार आएगी इस बोर्ड को भंग कर दिया जाए, इस कानून को भंग कर दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के पास इसको खत्म करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया है। जी, विकल्प नहीं रह गया, लेकिन 27 तारीख को देहरादून में बड़ा आंदोलन की चेतावनी यहां पर दी है और उसकी तैयारियां भी की जा रही हैं देवस्थानम बोर्ड की तरफ से। क्या ऐसे में यह संभावना है कि उससे पहले ही सरकार इसका ऐलान कर दे? लवी, देखिए, जैसा अभी आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कृषि कानूनों को वापस लिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट का जो सत्र होगा उसमें वो प्रक्रिया पूरी करनी है। तो चूंकि या तो यहाँ मुख्यमंत्री ये घोषणा कर दे या उनका कोई प्रतिनिधि इस बात की घोषणा कर दे कि हम इस सत्र में ला रहे हैं, तो तब ये आंदोलन रद्द हो सकता है या स्थगित हो सकता है तीर्थ पुरोहितों का। या फिर जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सरकार एक आदेश, एक नोटिफिकेशन जारी करके, एक अधिसूचना जारी करके या एक अध्यादेश जारी करके उस पुराने वाले कानून को खत्म कर दे और इस अध्यादेश को विधानसभा की जब कार्रवाई हो उस। सुरेश सेमवाल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं, आइए उनका भी जो है रिएक्शन जान लेते हैं। सुरेश सेमवाल जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा पर। आपसे जानना चाहेंगे, 27 तारीख को बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है, लेकिन इसी बीच खबरें ये भी हैं कि सरकार पर दबाव है, क्या मांग है और क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये 27 नवंबर 2019 को जब से ये एक्ट चालू हुआ है, तीर्थ पुरोहितों की एक मांग रही है कि देवस्थानम बोर्ड भंग हो। उससे क्या नीचे हम किसी भी बात पर सहमत नहीं है कि कोई समझौता हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप इसको खत्म नहीं करेंगे तो 27 तारीख को काला दिवस के रूप में हम गांधी पार्क से एक बहुत बड़ा जुलूस निकालेंगे, सारे तीर्थ पुरोहित, चारों धामों के तीर्थ पुरोहित वहां पर आएंगे। और यदि सरकार उसके बाद भी नहीं मानती है तो 1 दिसंबर से जो बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, चारों धामों के तीर्थ पुरोहित देहरादून में जो है आंदोलन करने वाले, भूख हड़ताल भी हो सकती है और जल समाधि का भी कार्यक्रम हो सकता है। ये 27 तारीख के बाद निर्धारित हो जाएगा कि 1 तारीख से जो है भूख हड़ताल होगी या जल समाधि का कार्यक्रम होगा। ये सब तीर्थ पुरोहित जो है, और आपने देखा होगा कल तीर्थ पुरोहित जो है पूरे कल शीर्षासन किया गया मंत्री जी के बाहर पर, उन्होंने आश्वासन दिया कि 30 नवंबर का हमने समय दिया है, हम इसको खत्म करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी घोषणा है कि हम इसको खत्म करेंगे। जब हमारे 11 सितंबर को इनसे बात हुई थी, भारतीय जनता पार्टी जो है डिसाइड नहीं कर पा रही है कि हमें करना क्या है। हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि गंगोत्री एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां से सरकार बनती है, जो गंगोत्री जीतता है उसकी सरकार बनती है, और गंगोत्री हमेशा वो जीतता है जिसको जो है गंगा मैया का आशीर्वाद मिलता है। हमने निश्चित तौर पर कहा है कि अगर आपको जो है जीतना है, गंगोत्री जीतनी है, तो आपको देवस्थानम बोर्ड खत्म करना होगा। और हम भरोसा दिला रहे हैं फिर कोई साथ देंगे, लेकिन नहीं करेंगे तो हमें ऐसी जगह बैठे जहाँ से निर्णायक होगा, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गंगोत्री से ही निर्णय हो जाएगा। सुरेश सेमवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतिक्रिया देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अजीत राठी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि सरकार किसी भी वक्त ऐलान कर सकती है। ऐसे में अब आमने सामने सरकार और तीर्थ पुरोहित
फिलहाल इस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून में कांग्रेस ने टिकटों को लेकर मंथन किया है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन किया गया। मीटिंग में इस बात पर भी मंथन हुआ कि प्रत्याशियों के चयन में किस तरह से काम करना है। मीटिंग में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य वीरेंद्र राठौर भी मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान कांग्रेस 2022 विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों का फॉर्मूला तैयार कर रही है, जिसमें सभी वरिष्ठ नेताओं की रायशुमारी ली गई है। युवाओं का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने में मिल रहा है और इसी के साथ साथ हर क्षेत्र से, हर विधानसभा से, जैसे आपने कहा, कई जगह पर 2-5 से ज्यादा भी उम्मीदवारों ने अपनी प्रबल दावेदारी की। इसके जो क्राइटेरिया है, यहाँ पर एआईसीसी की टीम, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारीगण सभी कार्य कर रहे हैं और ये प्रक्रिया का उद्देश्य ये है कि इन सब से छलनी होकर इन सब लोगों से जांच पड़ताल कर जो रिकमेंडेशन स्क्रीनिंग कमेटी के सामने आते हैं वो प्राधान्यता के अनुसार और उनके रिकमेंडेशन को कमेटी में। प्रत्याशियों के चयन के लिए कांग्रेस ने मंथन किया। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत पिथौरागढ़ के दौरे पर रहे। दरअसल लोग डीडीहाट को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं और उनके आंदोलन में शामिल होने के लिए हरीश रावत भी पहुंचे थे। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि जिस तरह से डीडीहाट की आबादी बढ़ रही है, उसे देखते हुए इसे जिला बनाना जरूरी है। इसीलिए वो आंदोलन को समर्थन देने के लिए डीडीहाट पहुंचे। पिथौरागढ़ पहुंचने पर क्षेत्रवासियों और कांग्रेस जनों ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसको लेकर हरदा ने कहा कि गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान लोगों से भेंट कर उनका हालचाल भी हरीश रावत ने जाना। वहीं सांसद अजय टम्टा अल्मोड़ा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। अजय टम्टा का कहना है कि इस बार भाजपा विधानसभा चुनाव में 60 सीटों के पार का जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग 60 पार करेंगे, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से हमारे बहुत सारे कामों को बहुत गति मिल रही है और गति मिलने के साथ ही हम लोग कामों की तरफ को राज्य और केंद्र सरकार के दोनों कामों को लेकर के हम जनता तक जाएंगे। और हम इसलिए भी दावा करते हैं कि हमारी 57 सीटें जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, वो सीटें बहुत मार्जिनली हम बहुत ज़्यादा अधिक वोटों से जीते हैं। और कुछ सीटें ऐसी हमारे पास 10 सीटें लगभग, जिसको हम 200 से लेकर 1000 तक हमने लॉस किया था 2017 में, उसको हम पूरा कर सकते हैं। संग्राम में अब आपको दिखाते हैं बाजपुर सीट का सियासी इतिहास। इस सीट पर 2017 के चुनाव में भाजपा की जीत हुई थी, मगर 2022 के चुनाव से पहले यशपाल आर्य कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इसीलिए इस सीट पर इस बार सियासी समीकरण बदले हुए हैं। बाजपुर विधानसभा सीट सूबे की हॉट सीट में शामिल है। इस सीट से भाजपा के यशपाल आर्य विधायक थे, लेकिन अब वो पाला बदलकर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद बाजपुर विधानसभा सीट पर साल 2002 में पहला चुनाव हुआ था। इस चुनाव में भाजपा की ओर से अरविंद पांडे ने चुनाव जीता था। 2007 में फिर से भाजपा के टिकट पर अरविंद पांडे की जीत हुई थी, मगर 2012 में सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया, जिस वजह से अरविंद पांडे को ये सीट छोड़नी पड़ी। 2012 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस की ओर से यशपाल आर्य ने चुनाव लड़ा। यशपाल आर्य ने भाजपा के युवा नेता राजेश कुमार को शिकस्त दी थी, मगर यशपाल आर्य ने 2017 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। 2017 में यशपाल आर्य बाजपुर से भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरे। उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी सुनीता टम्टा को चुनाव हरा दिया, मगर यशपाल आर्य एक बार फिर से पुराने घर लौट आए। उन्होंने भाजपा को अलविदा कहकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। यशपाल आर्य का कहना है कि उन्होंने विधायक रहते काम तो काफी कराए, मगर जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। मैंने ईमानदारी से काम किया है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर मेरा हाथ मैंने वहाँ पर कोई काम नहीं किया हो। जो जिम्मेदारी दी है उसको निभाया है, लेकिन तो 4.5 साल का लेखा जोखा मेरे सामने है, वह बहुत ही कड़वा है। बाजपुर विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण हमेशा से हावी रहा है। इस सीट पर सिख और जनजाति के मतदाता हमेशा निर्णायक भूमिका में रहते हैं। उधर इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री से 2022 में बाजपुर की राजनीति दिलचस्प होने की संभावना है। एबीपी गंगा के लिए बाजपुर से बलविंदर सिंह की रिपोर्ट।
और आइए अब आपको दिखाते हैं 2017 के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट क्या रहा था। बाजपुर सीट से भाजपा ने यशपाल आर्य को चुनाव मैदान में उतारा था, तो वहीं कांग्रेस की ओर से सुनीता टम्टा चुनाव मैदान में थी, मगर यशपाल आर्य ने सुनीता टम्टा को चुनाव हरा दिया था। हालांकि अब यशपाल आर्य भी कांग्रेस में ही शामिल हो चुके हैं। तो बाजपुर विधानसभा सीट पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, इसीलिए इस पर जातिगत समीकरण हावी रहता है। इस सीट पर सिख समुदाय का चुनाव में खासा असर रहता है, तो वहीं जनजाति मतदाता भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं, तो वहीं पंजाबी SC/ST मतदाता भी चुनाव को प्रभावित करते हैं। दूसरे नंबर पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। तो पिछले चुनाव में भाजपा का मुकाबला कांग्रेस से था और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी सुनीता टम्टा का कहना है कि भाजपा सरकार के शासन में इलाके में विकास का कोई नया काम नहीं हुआ। 5 साल में मुझे लगता है कि भाजपा सरकार ने जितने वादे किए, जुमलेबाजी की, धरातल पे कहीं पे भी कोई भी प्रकार का काम नज़र नहीं आता है, चाहे वो अस्पताल को लेके हो या रोज़गार को लेके हो, और भी बहुत सारी, जैसे कोविड के टाइम पे यहाँ पे ये जो महामारी आई थी उस समय भी सरकार द्वारा बहुत ही देर में शायद सुविधा पहुंचाई गई, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार से जो है धरातल पे कहीं पे भी जो है विकास कार्य नहीं। और अब आपको दिखाते हैं बाजपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के बड़े मुद्दे कौन कौन से हैं। तो मुद्दों की बात करें तो यह क्षेत्र उधम सिंह नगर जिले में पड़ता है, इसीलिए इस इलाके में किसान आंदोलन का बड़ा असर है और कृषि कानून बड़ा मुद्दा। वहीं अवैध खनन पर नहीं लग पाई अब तक रोक। चीनी मिल में अल्कोहल प्लांट 2015 में स्वीकृत हुआ था और इसका शिलान्यास भी हुआ था, लेकिन अभी तक इसका निर्माण कार्य शुरू भी नहीं हो पाया, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा। वहीं बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की काफी कमी है। शहर में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है जिससे मरीजों को रेफर करना पड़ता है, तो ये भी एक बड़ा और गंभीर मुद्दा है। और इस इलाके में बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं बाजपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता विधायक के काम से कितना खुश है। विकास तो हुआ है बाजपुर में, लेकिन सबसे अहम मुद्दा इस समय हमारा चल रहा है लीज की प्रॉपर्टी। जो 136 अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं केसेस, उन्हें अभी फ्री होल्ड नहीं किया गया है, इसको अभी नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं चाहूँगी इसको जल्दी से जल्दी हम लोगों को फ्री होल्ड किया जाए। सब अच्छी कर रहे हैं, शौचालय हो गया, सड़क हो गई, ये रोड हो गई, कॉलोनियों की रोड हो गई, गरीब लोगों की मदद करते हैं। और अब खबर विकास नगर से। पूरे देश में एक अलग पहचान रखने वाली जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में मान्यता है कि भगवान खुद ही मन्नत पूरी करने भक्तों के पास पहुंचते हैं। दरअसल यहां कुलदेवता चालदा महासू महाराज गांव-गांव पहुंचकर भक्तों को न सिर्फ दर्शन देते हैं बल्कि उनकी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। चालदा महासू महाराज का भ्रमण करने का ये सिलसिला पीढ़ियों से चला आ रहा है। पहली बार तो हमें सबसे पहला हमारा सौभाग्य है कि हमारे टाइम में फर्स्ट टाइम आए हैं, तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। कहा जाता है कि 40-50 साल बाद इनका आगमन होता है, तो हम इस महाराज के आभारी हैं कि पहली बार हमारे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ये यहाँ आए हैं। और ये माना जाता है कि ये जब अपने तौर पर चलते हैं तो एक रात यहाँ लगाते हैं ठाणा गाँव में, तो ये हमारा ठाणा गाँव वालों का सौभाग्य है।